प्रणाम आप सभी को। इस लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत है। कुछ देर इंतज़ार करके आप सभी का मैं अपनी बातों को रखना शुरू करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस लाइव संवाद से जुड़ सकें। राम राम सौरभ बाबू। और उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सभी तक स्पष्ट आ रही होगी। ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक स्पष्ट आ रही होगी। मनोज भैया जय परशुराम। तो मैं अपनी बात पर आगे बढ़ता हूँ। विद्याभूषण जी आपका भी लाइव में स्वागत है। चिंटू बाबू प्रणाम। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। मुकेश जी राम राम। तो और सबसे पहली जो बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ वो कल के कार्यक्रम के संबंध में है। जैसा कि जानते हैं आप सभी अवगत हैं कि जंतर मंतर पर 8 फरवरी 2026 यानी कि कल दिन रविवार दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हम लोगों ने प्रदर्शन का समय लिया है। आप जानते हैं बिहार की निर्भया जो नीट की छात्रा थी उसके साथ जो हीनस क्राइम या जो ब्रूटल क्राइम हुआ है उसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन या उद्भेदन प्रशासन के द्वारा नहीं हो सका है, जो कि अत्यंत दुखद है। आप सभी इस बात को जानते हैं। और मैं ये भी मैं ये भी आप लोगों से ये बात जो है वो साझा करना चाहता हूं कि अभी तक कई चीजें जो हैं अस्पष्ट हैं, जो कि स्पष्ट नहीं हुई है। बाल मुकुंद जी नमस्कार। शिवशंकर भैया को प्रणाम। तो आप सब जानते हैं इसके खिलाफ जो जनाक्रोश था वो जहानाबाद की सड़कों पर दिखा था और हजारों की संख्या में, किन्हीं का कहना है कि 10,000 की संख्या में करीब लोग स्वतः स्फूर्त विभिन्न वर्गों से इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आए। यहां तक कि सीपीआई माले के लोग भी पैदल मार्च निकाल रहे हैं। लोकसभा में पप्पू यादव जी ने सिंगल हैंडेडली इस मुद्दे को उठाया था, संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। विधानसभा में भी आप देख रहे हैं विपक्ष के कई लोग, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लेकर भाई वीरेंद्र से लेकर और जहानाबाद के विधायक राहुल जी ने चर्चा की मांग भी की थी सदन में इस मुद्दे पर कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हैं, उस पर चर्चा की थी। जिसके बाद सरकार के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइन गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, उसके संचालन को लेकर जारी की गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि कल 2 दिन पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एएसपी अभिनव, एक महिला डीएसपी पदाधिकारी और जितेंद्र राणा जो आईजी हैं, जिनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, इन सभी ने
एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। तो उसमें जो नोटेबल बात थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नोट करने वाली बात थी वो थी कि हॉस्टल के अंदर कई सीसीटीवी कैमरे थे, जिसमें सबसे क्रिटिकल सीसीटीवी कैमरा एक प्रकार से है जो छात्रा के रूम के बाहर था, जिसमें फुटेज आ रहा था, मतलब जो रूम के इन एंड आउट मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बारे में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को हमने कहते सुना कि सारे फुटेज का जांच, एफएसएल जांच, फोरेंसिक जांच किया गया है, सारे फुटेज उन लोगों के पास हैं और फुटेज में कोई मतलब फोरेंसिकली वो सही है। तो देखिए, हम इस पॉइंट पर यह कहना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि फुटेज है आपके पास, सारा फुटेज है, उसमें कहीं कुछ नहीं मिला, और आप ही का तंत्र, आप ही का पीएमसीएच, जहां ये पोस्टमार्टम किसी एक डॉक्टर के द्वारा नहीं बल्कि डॉक्टरों के ट्विन के द्वारा किया गया, एक बोर्ड गठित करके किया गया और इसकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी की गई, एक छात्रा के परिवार के तरफ से एक व्यक्ति के द्वारा, रुद्रेश मुखिया जी के द्वारा उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी की गई। और पोस्टमार्टम के समय ही एक प्रकार से जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बड़ा विश्वास के साथ यह कहा था कि यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। तो जब आप ही के डॉक्टर जिन्होंने इस चीज की पुष्टि की, ठीक है, फिर आप कपड़ों को लेकर भी थ्योरी बना रहे हैं, परिवार ने जो कपड़ा आप लोगों को सौंपा उस पे भी साक्ष्य मिले, सबूत मिले, ठीक है, जिसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की बात हुई, ठीक है। तो रंजन भैया को नमस्कार जी, मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ही का तंत्र है जो इस प्रकार के साक्ष्य को लेकर बाहर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो पब्लिक स्पेस में है, उस हॉस्टल के संचालक जो है, उस हॉस्टल के ऑनर हैं मनीष रंजन, नीलम अग्रवाल, इन लोगों के बारे में भी व्यापक चर्चा है। आज के तारीख में बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कि वहां क्या चलता था, ठीक है ना। तो उनकी भूमिका, उनके पास संपत्ति पिछले 5 साल में कहां से आया, यह बात पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी ने खुलकर उठाया था। तो न सरकार पुलिस की पुलिसिया लापरवाही के ऊपर कुछ बोलने को तैयार है, न कोई कंक्रीट एक्शन है, ठीक है, न मानने को तैयार है, न हॉस्टल की गलती है, ठीक है, न पुलिस के नजर में, न अस्पताल की कोई गलती नजर आती है और न पुलिस विभाग की नजर आती है। और गलती के कौन है? जो मृतक छात्रा है उसका परिवार, सारा गलती उसी की है। तो ये वन साइडेड जो ब्लेम गेम जो आप लोग खेल रहे हैं, इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आप अपने सरकारी प्रवक्ता, आप पुलिस को भी प्रवक्ता बना दिए हैं और आपकी पुलिस डॉक्टर भी है, उच्च दर्जे की डॉक्टर है, जो पीएमसीएच से भी बड़ा डॉक्टर है, ठीक है ना। तो पुलिस अधिकारी अब बहुत बड़े डॉक्टर भी बन गए हैं, ठीक है। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की डिग्री पुलिस अधिकारियों के डॉक्टरी समझ के आगे कुछ नहीं है, फेल है, बकवास है। तो इस प्रकार का जो आप लोगों का जो नाटक है, इस नाटक को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना। और डॉक्टरों ने जो इलाज किया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी के लोग, पुलिस अधिकारी जो वर्ग है, वो डॉक्टर का रोल अदा नहीं करे। जो डॉक्टर का काम डॉक्टर के पे ऊपर छोड़ा जाए। आपने एम्स को सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा, अभी तक मीडिया में यह बातें आ रही हैं कि उसे पूरे कागजात तक दिए नहीं गए हैं, तो वो सेकेंड ओपिनियन कहां से देगा? तो आप पहले पूरी कागजात एम्स को मुहैया कराइए। जो लीपापोती ऑपरेशन का एक प्रकार से हम हिस्सा उसे मानते हैं कि सेकेंड ओपिनियन की जरूरत क्या थी, जब पूरे पोस्टमार्टम
जो है उसकी वीडियोग्राफी हुई है, ठीक है ना, और जो इलाज चला है उस पर भी एक बोर्ड बैठना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल के संपत्तियों की जांच करनी चाहिए। हवाला के जरिए संपत्ति बनाया होगा, क्या करता था ये लोग, किधर बोरी उठाता था, कंकड़बाग में कि बोरिंग रोड में, कहां रिक्शा चलाकर मनीष रंजन इतना संपत्ति खड़ा कर लिया। ईडी को पूछना चाहिए कौन सा तुम अथक श्रम किए हो, तो हम लोग भी जाने कि किस मेहनत की कमाई से इतना संपत्ति वो खड़ा किया, क्या करता था वो। तो पुलिसिया जांच कुछ नहीं बताती उसके बारे में, मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, एसआईटी की टीम, सीआईडी की टीम कोई पूछताछ नहीं करती है। तो अब तो दुनिया जान रही है कि तुम लोग रैकेट चलवा रहे थे वहां, रैकेटियर्स हो तुम लोग। कितना छुपाओगे, कितना बचाओगे, कितना नंगा करवाओगे सिस्टम को, व्यवस्था को, लोगों के नजर में कितना गिरोगे। तो पप्पू यादव हो सकता है कि अपराधी है, आपराधिक मुकदमे हों, लेकिन आज वो जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा, वह मुद्दा कहीं से भी एकाध प्रतिशत भी गलत नहीं है। अगर बच्चियों की सुरक्षा करना गुनाह है तो यही गुनाह कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी ने किया। और मुझे लगता है कि जितने विधायक और सांसद, 40 मौगा सांसद और 243 जो विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं मौगा प्रवृत्ति के, जिनके अंदर निडरता नहीं है, जिनके अंदर कोई करेज नहीं है, साहस नहीं है, जो व्यवस्था पे सवाल उठा सकें, इक्का दुक्का को छोड़कर जो थोड़ा साहस दिखा सके, तो उनमें तो मर्द था ना जो सवाल उठाए, तो आज उसे जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, हम लोग देखे थे, आम जनता भी इस चीज को जानती है, इस चीज को देखी थी जब कोरोना महामारी का समय था और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। देश में सबसे निचले स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं होगी तो बिहार में होगी। केरल में सरकारी अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है साहब, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, और बिहार में साधारण इलाज भी सही से संभव सरकारी अस्पतालों में नहीं है, सुविधाएं नहीं है, भ्रष्टाचार है, भीड़ है, डॉक्टरों का मिसबिहेवियर है, पेशेंट को बोलने नहीं देते हैं, उनके साथ मारपीट या कुछ भी हो सकता है, मतलब इस प्रकार की सिचुएशन है। तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना के समय, जिस समय पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्सपोज किया था, तो उनको 6 महीने तक आप लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे कैद करके रखा था कि आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है कि पप्पू यादव जी जो सक्रिय राजनीति में हैं, वो इस प्रकार के राजनीति के जो पैतरे हैं उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। वो उन्हें ये पता होगा कि ये सरकार या लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो हम तो कहेंगे, मैंने पोस्ट के माध्यम से भी लिखा इस चीज को, कि आप सभी जो कहीं ना कहीं आम आदमी है, हो सकता है पप्पू यादव जी का परिवार, उनका बच्चा जो है इस प्रकार की घटनाओं का शिकार न बने। शिकार तो आप आम आदमी होते हैं, लेकिन ये तो देखने में वाकई एक ये तो लगता ही है कि वो बंदा जिसको मतलब बीएमआई का भी इशू है, जो बॉडी वेट है वो काफी एक्सेस है, रोग से ग्रसित है, उसके बाद भी आईजीआईएमएस में प्रशासन गिरफ्तार करके ले जाती है और रात भर स्ट्रेचर पर रखती है, और आप और हम कंबल में कहीं सो रहे थे, मैं भी सो रहा था। हाँ, रात में जब खबर आया 2-3 घंटे तक मैं सो नहीं सका, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, मीडिया के लोगों को देख रहा था, और पप्पू यादव जी जो क्या कह रहे हैं उसे देख रहा था। बेचैनी थी, कई लोगों के फोन भी आए कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बंदा रात भर आईजीआईएमएस में जगा रहा, तो स्वाभाविक है मेरा ऑब्लिगेशन बन जाता है कि भाई उस व्यक्ति के लड़ाई को, या जो मेरे लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़ा होंगे, जो मेरे लिए खड़ा नहीं है, मेरे जाति का है, धर्म का है,
मेरा रिश्तेदार है, नातेदार है, क्या मतलब उसका रह जाता है? उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपके विपरीत परिस्थिति में आपके परिवार वाले ही साथ नहीं देते हैं तो किस काम के? ऐसा परिवार आपके लिए किस काम का है? ठीक है ना? तो ये बड़ा स्पष्ट है। तो अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जनकपुरी में 2 दिन पहले एक घटना हुई, दिल्ली के जनकपुरी में। वहां पे 15 फीट गड्ढा में एक मोटरसाइकिल सवार गिर जाता है रात के 12 बजे के आसपास आने के क्रम में, और सुबह सुबह वो मृत पाया जाता है उस गड्ढे में। परिवार रात से ही खोज रहा था। और पता है, उस केस में भी प्रॉम्प्ट जो मीडिया में न्यूज आया, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। वो दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन का कुछ जो है रिन्यूअल रिपेयर वर्क चल रहा था, जिसके कारण वो गड्ढा खोदा गया था, और जो ठेकेदार है उस पर नामजद एफआईआर, और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड भी किया जाता है। और बिहार सरकार का जो रवैया देखिए, अपने 2 अधिकारी, एक एसएचओ और रोशनी कुमारी को सस्पेंड करने के लिए भी उससे बायोलॉजिकल टेस्ट के रिपोर्ट तक इंतजार करवाया लोगों को। इतना बड़ा कवर अप जो है सवाल खड़ा करता है कि पर्दे के पीछे क्या ऐसा है जो इतना कवर अप हो रहा है। पर्दे के बिहाइंड द एक सीन, जो जिसको कहते हैं कि एक चित और पट, हेड एंड टेल, तो हमें हेड बताया ही नहीं जा रहा। कहानी का एक पूरा पक्ष को ही जो है जिसपे चादर उड़ाने का प्रयास, चादर डालने का प्रयास पूरी व्यवस्था कर रही है। ठीक है ना? और मैं सूत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पब्लिक चर्चा है कि मनीष रंजन के संबंध किससे थे, नीलम अग्रवाल से के संबंध किससे थे। ठीक है ना? कहां से उन्होंने पैसे कमाए, क्या उनका धंधा था। विगत कई वर्षों से, 5 सालों से एक ड्राइवर के रूप में काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा जो है धन संपत्ति, सैकड़ों करोड़ का संपत्ति कहां से लाया? क्या ऐसा जादू का अलादीन का चिराग था, या कहीं सोना का गगरी मिल गया उसको कहीं जमीन में गड़ा हुआ? तो ये सब सारे सवाल हैं, लोग जानना चाहती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे व्यवस्था में बैठे लोगों को कि आप ज्यादा चतुर चालाक लोमड़ी मत बनिए, क्योंकि खास करके बिहार की जनता और यह समुदाय आपसे ज्यादा काबिल है। आप अगर एमपी, विधायक और मंत्री और अधिकारी बन के आप सोच रहे हैं कि केवल आप ही के पास दिमाग है और आप ही को सब चीज समझ में आता है और आप जो चाहेंगे वो सब कुछ समझा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लोगों को जवाब चाहिए। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत था तो उन डॉक्टरों को खड़ा कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। और विज्ञान तो कहां से कहां चला गया। तो फिर आप ही के संस्थाओं ने इस प्रकार के कंफ्यूजन को अगर खड़ा किया, अगर वो कंफ्यूजन था, अगर कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, और हुई थी तो कौन है इसको कारित करने वाले कौन है, उन्हें खोजकर बात लाइए। क्योंकि वो जख्म काल्पनिक जख्म नहीं है, वो जो इंजुरी है वो काल्पनिक इंजुरी नहीं है, और बॉडी को तो प्रिजर्व किया जाना चाहिए था। प्रशासन का शुरू से रवैया अंडर क्वेश्चन है। प्रशासन का जो रवैया है, बयानबाजी है, जो पुलिसिया दमन है, कवर अप करने की कार्य जो प्रयास है, वो अंडर क्वेश्चन है, अंडर क्वेश्चन है। सरकमस्टांस, जो घर स्थिति परिस्थिति है घटना की, वो एकदम स्पष्ट बताती है कि इसमें घालमेल है, इसमें गड़बड़ियां हैं, जो लोगों के बीच में गया और आज भी लोगों के बीच में है। भैया हम लोगों को अभी माननीय पप्पू यादव जी के साथ होना चाहिए। रंजन जी बिल्कुल। फिर अगर आपके विपरीत परिस्थिति में अगर कोई खड़ा हो रहा है, अगर उसके साथ आप अगर नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, तो कल के तारीख में ऐसी परिस्थितियों में आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है? और ये सोचने वाली बात है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, निर्दलीय सांसद, विधायक नहीं। एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होता है।
तो जो व्यक्ति निर्दलीय सांसद है उसके पास व्यापक जनसमर्थन है। राजद ने भी एड़ी चेटी एक कर दिया था कि किसी तरह पप्पू यादव को हरा दिया जाए, फिर भी पप्पू यादव जीत कर आए। ठीक है, तो वो एनडीए से भी लड़े और महागठबंधन से भी लड़े और निर्वाचित हुए निर्दलीय, विदाउट टिकट। तो उसके उसके पास एक व्यापक जनसमर्थन है, वो एक जनप्रतिनिधि है। उसके साथ एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बदतमीजी कर रहा है रात के 11-12 बजे। ठीक है, तो आम जनता, हम और आप क्या हैं? धुआं की तरह उड़ जाइएगा, पत्ता की तरह उड़ा देगा ये लोग, समझ रहे हैं ना? तो जब सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन कर सकती है, उसे उठाकर जेल में बंद कर दे सकती है, 35 साल पुराना मुकदमा खोल सकती है, तो आप पर तो चाहेगा तो आप और हम में तो रोज एक मुकदमा दायर कर सकता है। 30 दिन में 30 मुकदमा दायर कर देगा, है ना? और 30 मुकदमा का 30 दिन सुनवाई होगा, 30 मुकदमा में बेल लेते चलिएगा। ठीक है, तो प्रशासन तो कुछ भी कर सकती है। तो स्वाभाविक है हमारे लिए जो मजबूत आवाज है, अगर कोई मजबूत आवाज जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, हमारी बातों को रख रहा है, तो वो हमारी आवाज है ना। जो हमारी बातों को मजबूती दे रहा है वो तो हमारा ही आवाज है। यही तो नेतृत्व है, यही तो नेता है। नेता और किसको कहते हैं? जो हमारी, आपकी आवाज, सबकी आवाज को अपनी आवाज बनाए, उसी को नेता कहते हैं। तो स्वाभाविक है आपको मानना पड़ेगा, पप्पू यादव जी ने जो काम किया है उसके लिए शेर का कलेजा चाहिए, शेर का कलेजा, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोग इस प्रकार के भय में जीते हैं, हमारा पद चला जाएगा, हमारा विधायकी अगला बार टिकट नहीं मिलेगा, विधायकी चला जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, मुंह मत खोलो। तो हम इंदिरा की तानाशाही की बात सुनते थे कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी, लेकिन आज की तानाशाही तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि एक सांसद को इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है जलील कर रहा है। तो ये आम आदमी और आपकी और हमारी क्या भी साथ है? तो इस चीज को समझना चाहिए। तो ये लड़ाई सामूहिक रूप से ही लड़ी जा सकती है, कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और व्यवस्था को उन सवालों का जवाब देना ही होगा। नहीं तो इस व्यवस्था के माथे पर कालिक, जिसको कहते हैं काला दाग, या इंस्टीट्यूशनल फेलियर, सिस्टमैटिक कोलैप्स जिसको कहते हैं, सिस्टम के कोलैप्स का यह उदाहरण बनेगा। इसी प्रकार से जन आक्रोश फैलता है, जनता का विश्वास सिस्टम के व्यवस्था के ऊपर से उठ जाता है। तो ये समझना चाहिए। और जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में भी अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती थी, रामायण महाभारत काल से लेकर एंशियंट युग में भी आप ले लीजिए, तो वहां भी व्यवस्थाओं का बदलना एक स्वाभाविक चीज था। अगर जन आक्रोश फैलेगा, पब्लिक के बीच यह सेंटिमेंट फैलेगी कि यहां इंस्टीट्यूशन ही इस प्रकार के चीजों में लिप्त है, इंस्टीट्यूशन के पास कोई जवाब नहीं है, वो भी 21वीं सदी के इंस्टीट्यूशन के पास, जिसके पास हर प्रकार का साधन है, अगर वह भी ये नहीं बता पा रहा है कि घटना की असलियत क्या है, तो जनाक्रोश को झेलना होगा। और जनाक्रोश के सामने फिर ये सारा सिस्टम को उड़ते देरी नहीं लगेगा। जो आज समझ रहे हैं, जब पहले 200-400 साल पहले ऐसा हो सकता था, आज हो भी रहा है, कई देशों में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है, अरब स्प्रिंग कहते हैं, अरब के कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, अमेरिका जैसा देश में भी ट्रंप और बाइडेन की आप लड़ाई देख रहे हैं। तो जहां भी व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता है, वहां पर एक वो भयंकर जनाक्रोश जो है उमड़ता है। ठीक है ना, और उस स्थिति में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स जो है, या व्यवस्था की जो स्थिति है, वो डगमगा जाएगी। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि राज्य का छवि अच्छा बने। बिहार में जो 90 का जो रिटोरिक है, उससे बिहार बाहर निकले, जंगल राज और ये इस प्रकार की चीजों से बाहर निकले। लेकिन तब निकलेगा जब यहां पर जो भ्रष्ट जो शासन है जो है, उसका उन्मूलन किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार है, जो जिस प्रकार का आप सिंडिकेट चला रहे हैं, या जिस प्रकार की स्थिति जो पटना जैसे शहरों में है, जो ड्रग्स कार्टेल की स्थिति है, अगर उससे सही नहीं करिएगा, तो न बिहार का
इमेज सुधरेगा और ना ये संस्थाएं, इस व्यवस्था पर लोगों का विश्वास रह जाएगा। ठीक है, तो आज तो न्याय मांग रहे हैं, कल कोई न्याय मांगेगा नहीं आपसे, क्योंकि उससे यह विश्वास हो जाएगा कि न्याय तो मिलता ही नहीं है। आज क्यों चर्चा होती है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, बॉबी हत्याकांड, नवरत्ना हत्याकांड, ठीक है, शिल्पी जैन हत्याकांड, ठीक है, तो क्यों उठती है कि कोई जांच नहीं हुआ, सारा केस खा गया ये लोग। ठीक है, पब्लिक उठा रही है, पब्लिक, ये तो पब्लिक रेटोरिक है कि आपकी जो उच्चतम एजेंसियां हैं, जिसके पास सारा रिसोर्स है, पब्लिक फंड है, वह भी यह जांच करके उद्भेदन नहीं कर पा रही है इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कौन संलिप्त है। तो ये व्यवस्था पे बढ़ता हुआ ये है अविश्वास है। आज पब्लिक एंगर इस कदर बढ़ गई कि लोग किस पे विश्वास करें यह समझ में नहीं आ रहा है। आप ही के व्यवस्था में बैठे हुए प्रवक्ता, आप ही के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सीबीआई से तो बड़ा कोई एजेंसी ही नहीं है, किससे जांच करवाया जाए। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि इसे डिलीवर करना था, जिस एजेंसी को डिलीवर करना था, जिस व्यवस्था को डिलीवर करना था, जस्टिस करना था, उद्भेदन करना था, कन्विक्शन करना था, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकी। फेलियर हुआ आपका, यह कोलैप्स ऑफ सिस्टम है। तो आप सिर्फ तनख्वाह खा रहे हैं, आप सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, दारू और बालू और ड्रग्स का स्मगलिंग खाली उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये अविश्वास बहुत खतरनाक है और ये उठेगा तो ये अराजकता की तरफ राज्य को लेकर जाएगा। तो अभी भी हम अपील करेंगे कि ये जो दमनकारी तानाशाही जो रवैया है कि हम पप्पू यादव बोलेंगे तो उठा के जेल में डाल देंगे, अरे कितना को जेल में डालिएगा, लाइन लग जाएगा जेल में जाने वाले लोगों का, तब क्या करिएगा। गोली बंदूक का भी ना, भय का भी, जो सिस्टम का भय होता है ना, उसकी एक सीमा है। यहां के लोग पाकिस्तान और चीनी नहीं है, पाकिस्तानी और चीनी, ठीक है ना, यहां आप ही के बीच के लोग हैं। तो दमन की भी एक सीमा है, उसके बाहर आप नहीं दमन कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मत लेके जाइए जो व्यवस्था पे लोगों का विश्वास उठ जाए। तो जो इस घटना से संबंधित सवाल है, जो पब्लिक के बीच जो बातें हैं, उस पे सरकार को बिल्कुल खरा आना चाहिए। मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल के संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, भूमिका की जांच होनी चाहिए, उस हॉस्टल से क्या संचालित हो रहा था, कौन सा रैकेट संचालित हो रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। जो पीड़ित छात्रा है, उसके जो बदन पे जो जख्म के निशान है वो कहां से आए, यह बताना चाहिए। जो पीएमसीएच के रिपोर्ट में आया कि ये जो वायलेंस हुआ है वो कैसे हुआ है, जो बायोलॉजिकल टेस्ट में जो एविडेंस मिल रहा है स्पर्म का है, तो वो कहां से आया, किसका है। यह काम पुलिस की है, यह काम व्यवस्था की है, यह जिम्मेदारी व्यवस्था की है कि आप दोषियों को ढूंढ कर लाओ, बताओ कि ये कैसे है जनता में। नहीं तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और कितना का एफआईआर करके मुंह बंद करा दोगे, 2, 4, 10, 15, 100, 20, 50, 1000 करो एफआईआर, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इस बात को समझना चाहिए। और बिहार के लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि एक बच्ची का मामला नहीं है ये अगर सिंडिकेट अगर ब्रेक नहीं हुआ तो कल के डेट में फिर कोई शिकार बनेगा। ये तो चेन है ना। और मैं पहले भी कह चुका हूं, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक सीबीआई निर्णय करवा पाया। देखिए सुशांत सिंह राजपूत का रंजन जी उदाहरण दिए, वो भी एक क्लासिक केस है, सीबीआई के पास ही है, पता नहीं क्या वो उसका चना मसाला बना रहा है वो लोग। तो ये तो स्थिति है, सीबीआई जांच की आपकी। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि इस प्रकार की स्थिति जो है व्यवस्था में बैठे लोगों को, कि आपकी जिम्मेदारी है कि जो सवाल आते हैं उन्हें आप सप्रेस मत कीजिए, उन्हें आप दबाने का काम मत कीजिए। दबाने से वो और विस्फोटक स्थिति में चला जाता है। तो यही लाइव संवाद के माध्यम से इन मुद्दों पर आप सबसे बात करना चाहता था।
और अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से आप सबके बीच रखा हूं। और मुझे यह कहते हुए मैंने ये क्या कहते हैं, स्वतः जागृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था जहानाबाद में मार्च। और उम्मीद है कल का भी जो हमारा प्रदर्शन है दिल्ली में वो सफल होगा और व्यवस्था को एक मैसेज देने का काम करेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने वाला को आप किसी भी प्रकार का संरक्षण दें। और जो व्यवस्था का जो रवैया है वो असहनीय है। यही मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता था। तो आइए कल जंतर मंतर 8 तारीख को दोपहर 2 से 5, और निश्चित रूप से जैसा कि आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इस मुद्दे को अपने वॉल से उठाया है, तो उम्मीद है यह मुद्दा नेशनल फ्लोर पे भी आएगा। और अगर इसे फिर भी व्यवस्था नजरअंदाज करती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव से जुड़ने के लिए, और प्रणाम। और कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सब।